हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पीएम कुसुम। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। नाउ अगस्त में ये आर्टिकल न्यूज़ में थी जिसमें अपडेट बताया गया था। ये दिखाया गया था कि कौन से स्टेट में कितने कितने पंप्स इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये एक अपडेट वाली आर्टिकल थी, लेकिन इसके थ्रू फिर आपको स्टैटिक पार्ट भी करना होगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ओके, अब इस आर्टिकल को देख के जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि थ्रू दिस स्कीम ये मिनिस्ट्री टारगेट कर रही है कि 30.8 गीगावाट तक की कैपेसिटी बिल्ड हो जाए, ठीक है, बाय 31 मार्च 2026। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि इस स्कीम का टारगेट अगर हम प्रोडक्शन के लेवल पे बात करें तो वो है 30.8 गीगावाट। एंड ये स्कीम कब तक के लिए वैलिड है तो 31 मार्च 2026। तो ये तीन फैक्ट्स यहाँ पे आपको मिल गए, नोडल मिनिस्ट्री, टारगेट और वैलिडिटी पीरियड। ये तीन आपको यहाँ पे ये डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मिल गया। अब इसमें फोर्थ ये हो सकता है कि पीएम कुसुम एक्चुअली में एक्रोनेम है, तो उसका फुल नेम होगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये है पीएम कुसुम। बहुत बार आपने देखे होंगे कि एक्रोनेम में से वो किसी पर्टिकुलर लेटर का एक्सपेंशन पूछ देते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यू का एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, ठीक है, या फिर एम का एक्सपेंशन क्या है। तो ये आपसे बड़े आराम से पूछा जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप का पूछा ही नहीं जा सकता। उसके बाद हम चलते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन पे। तो ये स्कीम लॉन्च क्यों हुई थी पहले, अगर मैं ईयर की बात करूं तो 2019, लेकिन उसके पहले समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम की नीड क्यों पड़ी। तो ऐसा इसलिए कि इसके लॉन्च के पहले रूरल एरियाज़ में अगर आप जाते तो वहाँ पे देखते कि फार्मर्स जो मोटर पंप्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, तो वो चलता था मोस्टली डीजल या फिर किरोसिन पे। एंड आप सबको पता है कि डीजल और किरोसिन या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो तो इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। बट इससे भी ज़्यादा जो बहुत वरीइंग ऐसे सिचुएशन थी वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि फार्मर पंप स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता। एंड फिर वो अपना काम करने चले जाते हैं कुछ और उस बीच में वाटर की उतनी क्वांटिटी जितनी की रिक्वायर्ड है फील्ड में, उससे बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे फ्लो कर जाता है। अब इसका नुकसान क्या है फिर कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में मोटर पंप के यूज़ को बहुत बड़ा रीज़न माना गया था। एंड यही रीज़न है कि जो स्टेट्स हाईली मैकेनाइज थे, मैकेनाइज का मतलब कि जहाँ पे पंप को यूज़ करके इरिगेशन की जा रही हो, जैसे पंजाब, हरियाणा, तो ऐसे ऐसे स्टेट्स में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर आप ऐसे आर्टिकल सर्च करो पंजाब के बारे में तो आपको ऐसे जानने को मिलेगा कि पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है एंड वहाँ पे पानी की कमी है अब, ठीक है, पानी की इतनी कमी है कि पीने का पानी भी वहाँ पे ईजिली नहीं मिल पाता, ठीक है। बट अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो ये क्योंकि स्टेट्स हाईली मैकेनाइज नहीं थे, यहाँ पे मोस्टली फार्मर्स को डिपेंडेंट होकर रहना पड़ता था वहाँ के रिवर्स पे या फिर कोई वहाँ पे डैम है तो उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, खास करके ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अब तक मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स बता दिए। एक तो है जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है क्योंकि डीजल और किरोसिन यूज़ हो रहा है वहाँ पे। दूसरा वो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के मामले में। एंड ये दोनों प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि गवर्नमेंट के लिए ये काइंड ऑफ हेडेक हो गया था कि इसको हम ठीक कैसे करें, क्योंकि फार्मर्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि उनको ये चीज़ समझाई जा सके कि ये जो आप मेथड अपना रहे हैं और जो सही तरीका आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। तो इसके लिए एक स्कीम लाई गई जिसका नाम है पीएम कुसुम, जो कि अभी हमने देखा उसका फुल फॉर्म क्या है। ये स्कीम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये जो डीजल या फिर किरोसिन से चल रहे हैं मोटर पंप्स तो उसको सोलराइज करेगा, बल्कि फार्मर्स को थोड़ा सा नज प्रोवाइड करने के लिए, आप में से बहुतों ने मैनेजमेंट में नज थ्योरी पढ़ी होगी, तो अगर खुद से कोई आदमी कोई काम ना करे तो उसको किसी टाइप की इंसेंटिव दी जाती है, ठीक है, सो दैट वो काम करना स्टार्ट करे। एंड यहाँ पे जो नज है वो है थ्रू इंसेंटिव्स। और ये इंसेंटिव है किस फॉर्म में कि ये जो सोलर पंप्स होंगे एंड ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी उसका कुछ तो पोर्शन पहले पंप में यूज़ होगा इरिगेशन के लिए, एंड जो सरप्लस है फार्मर्स ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी फिर
वहाँ के नियरेस्ट डिस्कॉम्स को बेच सकते हैं। डिस्कॉम्स की मीनिंग क्या है? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, लेकिन उसको घर तक लाने का काम ये डिस्कॉम्स का होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी सरप्लस में है फार्मर्स के पास, उसको ये डिस्कॉम्स खरीदते हैं फार्मर्स से, एंड इसके बदले में फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं। तो अब देखो कि एक सिंपल स्कीम से कितना फ़ायदा हो रहा है कि डीजल का यूज़ ख़त्म हो गया, एंड बहुत सारे स्टेट्स या फिर बहुत सारे ऐसे विलेजेज होंगे जहाँ पे इस स्कीम की आउटरीच अभी तक नहीं गई है। ठीक है, तो वहाँ पे अभी भी हो सकता है डीजल केरोसिन यूज़ हो रहा हो, लेकिन इस स्कीम का टारगेट यही है कि ऐसे जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे मोटर पंप्स यूज़ हो रहे हों, तो वहाँ पे सोलर पंप्स की पेनिट्रेशन बढ़ानी है। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि हर जगह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जितने भी डीजल इनेबल्ड या फिर केरोसिन पे चलने वाले मोटर पंप्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा सोलर पंप से। तो इसके थ्रू क्या होगा? ग्राउंड वाटर, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसा नहीं है कि सोलर पंप यूज़ कर देने भर से ग्राउंड वाटर वो कंजर्व हो जाएगा। इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जब फार्मर को ये पता होगा कि मैं अपनी सरप्लस एनर्जी जो कि सोलर पैनल के थ्रू जनरेट हो रही है, तो मैं जितनी ज़्यादा एनर्जी बचाऊंगा उतना ही मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं डिस्कॉम को बेच सकता हूँ अब। तो जहाँ पे ये एंगल आ गया, वहाँ पे फार्मर थोड़ा सा जुडिशियस वे में सोलर पंप को यूज़ करेंगे। तो जितना पानी रिक्वायर्ड है फार्मलैंड में, उतना ही पानी वो यूज़ करेंगे। अब हो सकता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम खेत में रहें जब तक कि वाटर का फ्लो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो अब वो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, एंड जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास बचेगी उसको वो सेल कर सकते हैं। तो इससे उनकी इनकम भी बढ़ी, इससे डीजल का यूज़ भी कम हुआ या फिर ख़त्म हो गया, इससे ग्राउंड वाटर भी कंजर्व किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मोटर पंप हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, खासकर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। तो जब उनको अपने फार्मलैंड में पानी चाहिए होता है, एंड जहाँ पे डैम्स की कनेक्टिविटी नहीं है, डैम्स के रीच जहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये उन फार्मर्स की हेल्प लेते हैं जिनके पास खुद का मोटर पंप है, एंड बदले में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं वो इरिगेशन के लिए। तो इससे क्या होगा कि इससे फार्मर को एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी भी मिली। वाटर सिक्योरिटी इसलिए कि अब ये क्योंकि सोलर पे चलेगा, तो इनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसके थ्रू आपको इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स खुद ही पता हो गए होंगे। तो इसमें जो पहला है वो है डीजलाइजेशन, एंड यहाँ पे मतलब मेरा सिर्फ डीजल से नहीं है, केरोसिन से भी है। सबसे पहला ये है। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी। अब इसको हम डिटेल में इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्कीम बड़े आराम से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से करने हैं कवर। फिर है इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। एंड फोर्थ है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। कैसे? जो मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक इससे ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा, जितनी नीड है, अगर उतना ही पानी खेत में छोड़ा जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें कि वो पंप चल रहा होता है यूजुअली, अगर उतने टाइम के लिए पंप नहीं चल रहा, उसको ऑफ कर दिया गया, तो इससे क्या होगा? ग्राउंड वाटर बहुत सारा बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 मेजर इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोट्स में, सो दैट इस पर आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख पाओ। ठीक है, लॉन्च ईयर इसका हमने देख लिया 2019। इसकी नोडल मिनिस्ट्री वो हमने देख ली, वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। अगर मान लो ऑप्शन में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो वो गलत होगा। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सिंगल मिनिस्टर वो दो दो पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हालांकि दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं बट दोनों के मिनिस्टर सेम है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों पोर्टफोलियोज एक सिंगल मिनिस्टर ये भी हैंडल कर रहे हैं। तो आप नाम से मत सोचना ऐसा कि दोनों मिनिस्ट्री सेम है, ये दोनों अलग अलग है। उसके बाद अगर हम इसकी आउटले की बात करें तो मैंने आपको दिखाया था पहले कि अप टू 31 मार्च 2026 ये स्कीम वैलिड है, उतने समय तक के लिए चलेगी। जब ये एक्सपायर होने वाला होगा तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फर्दर एक्सटेंड कर दे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो लेटेस्ट डेटा है वो यही कि अप टू 2026 ये वैलिड है। तो ये मैं लिख देता हूं यहां। इसलिए इसका जो ओवरऑल आउटले है, मैंने आपको समझाया था आउटले और बजट में क्या डिफरेंस है। आउटले वो होता है कि स्कीम की जितनी भी पीरियड है जब तक के लिए वो ऑपरेशनल रहने वाली है, तो वो पूरे टाइम फ्रेम के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं आउटले, टोटल आउटले या फिर फिनेंशियल आउटले। वो है इसका 34,422 करोड़, ये है इसका टोटल आउटले। और अगर हम बात करें बजट की इस साल की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसको एलोकेट किया गया है 1996 करोड़। तो ये आपको याद रखना है, दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स का पता हो गया, आपको आउटले पता है, आपको इस साल बजट कितना मिला है वो भी पता है, लॉन्च ईयर भी पता हो गया और नोडल मिनिस्ट्रीज की कौन सी है वो भी आपको पता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनफैक्ट जो स्लाइड आपके सामने है आप ये बाद में रियलाइज करोगे कि कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर फ्रेम हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो ARD में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों तरीके से पढ़ना है कि आप एडवांस्ड क्वेश्चंस भी कर पाओ और सिंपल वाले भी कर पाओ, जिसमें कि स्ट्रेट अवे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन पूछ ली, ठीक है, वन लाइनर के तरीके से। तो सबसे पहला तो ये कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट A, B और C, ये आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर इसमें जाएं कंपोनेंट A में, सबसे पहले तो इसमें बात की जा रही है सेटिंग ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड और स्टील्ट माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स। टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, मैं रीड भी कर सकता हूँ लेकिन वो उतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे फिर से बताऊँगा कि ये सारे कंपोनेंट्स का पॉइंट क्या है, ये कंपोनेंट्स क्यों रखे गए हैं। तो अब आप इसको सुनना अच्छे से। सबसे पहले आप ये देखो कि जितने एग्जिस्टिंग पावर सोलर पंप्स होंगे, सॉरी जितने एग्जिस्टिंग मोटर पंप्स होंगे जो कि डीजल या फिर केरोसिन पे चल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती है कि उसको पहले रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये जब तक चलते रहेंगे तब तक इस स्कीम का जो पूरा पर्पस है वो डिफीट होता है। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये कि जो पहले से यूज होते आ रहे हैं उनको हम रिप्लेस करें। दूसरा, जिन फार्मर्स के पास खुद के पंप्स नहीं है और वो किसी और पे डिपेंडेंट है, तो उनको सोलर पंप प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उनके पास कोई पंप है ही नहीं पहले से। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप की नीड्स दिख गई। एक तो वो कि पहले से कोई डीजल बेस्ड या फिर केरोसिन बेस्ड पंप यूज कर रहा होगा तो उसको रिप्लेस करना है। दूसरा कि जिसके पास पंप है ही नहीं तो उसको सोलर पंप प्रोवाइड करना है। और इसमें थर्ड है कि कोई एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जिसको हम बोल सकते हैं पावर प्लांट टाइप का। तो कोई ऐसा पावर प्लांट बनाया जाए जिसमें कि सोलर एनर्जी ही जनरेट हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी के थ्रू जनरेट हो, एंड उस पावर प्लांट के थ्रू फिर फर्दर बहुत सारे लोगों को, आसपास के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो 3 टाइप के यहाँ पे नीड्स हैं, राइट। वही आपको कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है इसका, कंपोनेंट A, वो बात करता है पावर प्लांट्स की। यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा है पावर प्लांट्स। यहाँ पे सोलर पंप्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स की बात हो रही है। तो कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि इसमें सब्सिडी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सब्सिडी देने के बाद भी फार्मर्स अफोर्ड उसको नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा सोलर पावर प्लांट उसके आसपास ही बनाया जाए ताकि वहाँ से पूरे फार्म लैंड को कनेक्ट किया जाए एंड आसानी से वहाँ पे इरिगेशनल एक्टिविटीज़ हो पाए, ठीक है।
तो कंपोनेंट ए का फोकस है सोलर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने पे, और ये हर तरह के लैंड पे अलाउड है। जैसे आपको यहाँ दिखेगा बैरन लैंड, उसके बाद है फैलो लैंड, पास्चर लैंड, मार्सी लैंड और कल्टीवेबल लैंड। ये लैंड के टाइप जो है ना, ये आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो आप ये सर्च करो, देखो कि ये मार्सी लैंड का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पास्चर की, तो उसकी मीनिंग क्या है, ये आप देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि हर तरह के लैंड पे अलाउ किया गया है कि सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप किया जा सकता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सपोज कि कंपोनेंट ए ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, ठीक है, ये कहाँ कहाँ ये कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं, तो कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम कैन बी मेड फंक्शनल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड टाइप्स। अब वहां पे ये 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको, एंड 5th ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ द एबव। या फिर अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से लैंड टाइप पे कंपोनेंट ए फंक्शनल नहीं है, वहां पे इसको फंक्शनल नहीं बनाया जाएगा, तो वहां पे ये 4 ऑप्शंस होंगे, और लास्ट ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ द एबव। तो आप समझ रहे हो कि आपको किस पे टिक करना है, क्योंकि ये सारे टाइप्स वहां पे एप्लीकेबल है। हाँ, एक छोटी सी कंडीशन है जो कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है पीएम कुसुम की, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर इसको कल्टीवेबल लैंड पे सेट किया जा रहा है तो इसकी हाइट कम से कम इतनी हो कि नीचे फार्मर्स अपनी खेती कर पाए। तो ये छोटी सी डायरेक्शन है, वहां पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल पावर प्लांट की बात करें, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी पावर जनरेट करने की, वो होगी 2 मेगावाट। एंड पहले हमने देखा कि इसमें टोटल कितना 10,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो मतलब कि अगर हम मिनिमम नंबर लेके चले तो 5,000 ऐसे पावर प्लांट्स बनेंगे पूरे इंडिया में मिनिमम। डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाए तो 10,000 प्लांट्स बन सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लिमिट है कैपेसिटी की, वो है 2 मेगावाट। लेकिन फिर भी जितने भी नंबर्स हों, टोटल जो यहाँ पे विजन लेके आई है मिनिस्ट्री, वो है कि 10,000 मेगावाट हमें प्रोड्यूस करना है थ्रू कंपोनेंट ए। तो ये हो गया कंपोनेंट ए की बात। अब इसमें फर्दर आप देखो कि इंडिविजुअल फार्मर्स भी अलाउड हैं, सोलर पावर डेवलपर्स भी अलाउड हैं। तो हर तरह के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, उनको अलाउ किया गया है कि वो चाहे तो अपना सेटअप वहाँ पे बिठा सकते हैं, इसमें किसी तरह की लिमिटेशन नहीं है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, ठीक है, कि ओनली इंडिविजुअल फार्मर इज अलाउड टू सेटअप अ सोलर पावर प्लांट अंडर कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, वहां पे सबको अलाउ किया गया है। इसमें थर्ड पॉइंट है, एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव। अब इंसेंटिव के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, हम बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की, हम बात करते हैं डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स की। तो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत फॉर्म्स मिलेंगे इंसेंटिव्स के। यहाँ पे इंसेंटिव इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि यहाँ पे डिस्कॉम की बात करेंगे अब हम। तो डिस्कॉम्स को यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट ऐसे प्रोवाइड करने के लिए ये बोला गया कि आप जितना ज़्यादा प्रोक्योर करोगे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज इंडिविजुअल फार्मर्स या फिर सोलर पावर डेवलपर्स या फिर बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसके बदले में गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडी देगी। एंड ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सोलर पावर प्लांट जो बन रहे हैं अंडर कंपोनेंट ए, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी एनर्जी इरिगेशन में ही खत्म होगी, बहुत सारा सरप्लस बचेगा। एंड ये क्योंकि हैवी अमाउंट होता है, अगर हम बात करें पावर की, तो इसको डिस्कॉम्स प्रोक्योर करेंगी, ठीक है, इसको लेंगी और इसको फिर फर्दर बेचेंगी। तो इसलिए थोड़ा बूस्टअप करने के लिए इनको इंसेंटिव ऑफर किया गया है। वो कितना है, 40 पैसे किलोवाट आवर या फिर 6.6 लाख रुपी पर मेगावाट पर ईयर। तो ये स्कीम जो वैलिड होगी या फिर जब कोई पावर प्लांट बनेगा तो उसके बनने के डेट से लेके, मतलब जब वो पावर जनरेट करना स्टार्ट करता है, तो उससे 5 साल तक के लिए कंपोनेंट ए वैलिड रहेगा इन दैट पार्टिकुलर केस। तो अगर आप 5 साल की बात करो तो ये लगभग 33 लाख हो जाता है, लगभग क्या हो ही जाता है 33 लाख। तो यानी 5 इयर्स में हर डिस्कॉम को, जो कि ऐसे ऐसे इंडिविजुअल सोलर पावर प्लांट से प्रोक्योर कर रहे हैं,
तो उनको 33 लाख 5 साल के लिए मिलेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा कंपोनेंट ए। मैं इसको यहां ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, अब हम आते हैं कंपोनेंट बी पे। तो एक तो हो गया जिसमें हम पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। दूसरा कि वैसे फार्मर्स जिनके पास कुछ है ही नहीं पहले से, जिनके पास पंप है ही नहीं, तो कंपोनेंट बी उनके लिए है। एंड ये वो फार्मर्स हैं जिनकी लैंड किसी ऐसे एरिया में है जिसके आसपास कोई ग्रिड है ही नहीं। एंड ग्रिड नहीं होगी तो क्या होगा कि ये फार्मर फिर बेच नहीं पाएंगे किसी को, मतलब जो भी इनके पास सरप्लस है वो बेच नहीं पाएंगे किसी भी डिस्कॉम को या फिर किसी भी नियरेस्ट अपने प्लांट को। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट उनके लिए है। एंड ऐसे ऐसे 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स इसको सेटअप करने की बात हो रही है इन दिस स्कीम। ये वाला कीवर्ड याद रखना कि ये ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड का मतलब कि उसके आसपास में कोई ग्रिड नहीं है या फिर उतने डिस्टेंस पे नहीं है जिससे कि आसानी से ये सरप्लस पावर को ट्रांसमिशन के थ्रू भेजा जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन और ये ऑफ ग्रिड है। हर पंप उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी अप टू 7.5 हॉर्स पावर। यहाँ पे 7.7 यहाँ पे गलत है, इसको आप करेक्ट कर लेना नोट्स में अपने। ठीक है, अप टू 7.5 हॉर्स पावर तक का पंप इंस्टॉल किया जा सकता है। अब अप टू 7.5 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि फार्मर की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से पंप ले पाए, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो असिस्टेंस देगी उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, शॉर्ट में CFA। ये CFA होता है अप टू 30% ऑफ द कॉस्ट। तो ये जो 30% ऑफ द कॉस्ट है ये उसी सोलर पंप के लिए वैलिड है जिसकी कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर की है। अगर मान लो 7.5 हॉर्स पावर से आगे बढ़ गया उसका कॉस्ट, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया उसका, तो जो एडिशनल जो भी प्राइस है उसके लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो अप टू 7.5 तक के लिए ही है सब्सिडी। तो सेंट्रल का शेयर इसमें कितना है 30%। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ शॉर्ट में ताकि वो याद रहे। तो जो CFA है वो यहाँ पे है 30%, जो स्टेट का शेयर है, स्टेट असिस्टेंस, वो है अगेन 30%, और जो फार्मर्स खुद पे करेंगे वो है 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना ही है हर हाल में। तो फार्मर्स खुद पे करेंगे 40%। नाउ ये बात मैंने 2 बार बोल दिया अभी तक कि फार्मर्स हो सकता है इतने कैपेबल ना हो फाइनेंशियली कि वो इसको अफोर्ड कर पाए। तो उस केस में फिर क्या होगा, इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए RBI ने क्या किया है कि इस पूरे स्कीम को इंक्लूड कर रखा है अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो इसका फायदा ये होता है कि बैंक से इनको इजीली लोन मिल जाता है। एंड बैंक से जो लोन मिलता है वो है अप टू 30%, यानी फार्मर जो खुद से 40% पे कर रहा होता, अब उसमें भी अगर इसको आप ब्रेक करो 30% प्लस 10% में, तो ये 30% का लोन जो है वो बैंक प्रोवाइड कर देगी फार्मर्स को। तो इफेक्टिवली जो फार्मर को पे करना हुआ वो है ओनली 10% ऑफ द कॉस्ट। तो 10% अब बहुत कम हो गया, इतना हो सकता है अफोर्ड कर ले फार्मर्स। ठीक है, कंपोजिशन इसका आप बहुत अच्छे से याद रखना। तीनों कंपोनेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंपोनेंट बी ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड ये कंपोनेंट ऐसा है जो कि ऐसे इंडिविजुअल फार्मर्स या फिर ऐसे फार्मर्स की बात कर रहा है बेसिकली जिनके पास अभी तक पंप था ही नहीं, उनको न्यू पंप प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CFA है 30%, स्टेट का असिस्टेंस है 30%, और फार्मर्स खुद पे करेंगे 40% अगर वो पे कर रहे हैं। तो अगर उनको लोन के थ्रू पे करना है तो इसमें 30% जो कॉस्ट होगा वो उनको बैंक्स लोन की तरह प्रोवाइड करेगी। तो जो रिमेनिंग 10% है ये फार्मर्स को कैश में देना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। यही बात यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, तो इसलिए आप अब इसको इग्नोर कर सकते हो। कंपोनेंट C है, उसमें बात होती है किसकी, कि जो एग्जिस्टिंग पंप्स हैं जो कि पहले डीजल या फिर केरोसिन पे चल रहे हैं, अब उसको रिप्लेस करके हमें सोलर पावर इनेबल्ड पंप्स में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि 3 टाइप की नीड्स हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई एक ऐसा पावर प्लांट का यूनिट बनाया जाए ताकि आसपास के एरियाज उसमें कवर हो जाए। दूसरा कि जिनके पास मान लो कि जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है, जो खुद से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, तो उनको न्यू सोलर पंप्स प्रोवाइड किया जाए। थर्ड नीड ये होगी कि जिनके पास ऑलरेडी पंप्स हैं तो अब उसको रिप्लेस करने की बात की जाए, तो वो होगा आपको थर्ड कंपोनेंट में। कैसे? सोलराइजेशन ऑफ 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स, मतलब कि ये ऐसे एरियाज में ये पंप्स हैं जिसके आसपास कोई ग्रिड है, जिसके आसपास में कोई ग्रिड है, तो वो यहां पे बताया जा रहा है। तो या तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल पंप की बात हो रही हो, या तो हो सकता है वो फीडर लेवल सोलराइजेशन है। अब ये फीडर लेवल का मतलब क्या हो गया? फीडर लेवल का ये मतलब हो गया कि सिर्फ इरिगेशन इकलौती नीड नहीं होती है। फार्म लैंड में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, जैसे कि साफ मशीन है, ठीक है, या फिर हो सकता है कोल्ड चेन फैसिलिटी हो। मान लो टोमेटो की फार्मिंग हो रही है तो हार्वेस्टिंग के बाद उसको कुछ देर रखना भी होता है, या फिर कोई ऐसा क्रॉप हो जो कि बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको सेव करके ऐसे रखने के लिए हो सकता है फार्मलैंड के पास ही कोई कोल्ड चेन फैसिलिटी बनाई जाए। तो इसको भी ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये जो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नीड है फार्म की, अगर ये सारा किसी एक प्लांट से कवर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे फीडर लेवल प्लांट, या फिर अगर ऐसे प्लांट को सोलराइज किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे फीडर लेवल सोलराइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम फीडर लेवल की बात करें तो इसके लिए जो असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वो है 1.05 करोड़ पर मेगावाट। तो इसकी जो भी कैपेसिटी है, मतलब वो फीडर जो प्लांट है उसकी जो भी कैपेसिटी है, तो अगर वो मेगावाट के टर्म्स में है तो 1.05 करोड़ पर मेगावाट यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और ये सेंट्रल फिनेंशियल असिस्टेंस है, यहाँ पे स्टेट का रोल नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो हेल्प कर सकती है खुद से, मैंडेटरी नहीं है वो, तो इसीलिए सिर्फ मैंने CFA लिखा है यहाँ। तो ये बात हो गई पूरे स्कीम की। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लास्ट में करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे कि सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, S इन PM कुसुम स्टैंड्स फॉर सोलर। इसमें नेक्स्ट है, द बजट फॉर दिस फिस्कल ईयर इज 34,422 करोड़। द फार्मर्स हैव टू पे 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पंप्स अंडर कंपोनेंट बी। तो इस तीनों में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है। जो भी आंसर आपको लग रहा है कि सही है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी और स्कीम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।